नमस्कार दोस्तों। आज यूजीसी रेगुलेशन 2026 के ऊपर में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये यूजीसी रेगुलेशन 2026 है क्या, जो कि जनवरी 2026 से लागू हुआ है। इसको समझने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरा जो ये कंप्लीट वीडियो है ये 7 चरणों में होगा। टोटल 7 चरण होंगे इसके। पहले चरण में मैं आपको एक्ट, रेगुलेशन और गाइडलाइंस आपको बताता हूं। एक्ट वो होता है जो कि किसी भी संसद के द्वारा एक कानून बनाया जाता है। रेगुलेशन क्या होता है? रेगुलेशन ये होते हैं कि जो एक्ट के अंदर में कानून नहीं है, लेकिन एक्ट के अंदर में रेगुलेशन मतलब चलाने के लिए, एक रेगुलेट करने के लिए एक व्यवस्था बनाया जाता है। और गाइडेंस क्या है? गाइडेंस एक दिशा निर्देश है कि जिसके तहत में काम होता है। अब अगर यूजीसी के रेगुलेशन की अगर मैं बात करूं तो यूजीसी रेगुलेशन 2026 जो है वो कोई कानून नहीं है, बल्कि वो एक रेगुलेशन है। रेगुलेशन, लेकिन रेगुलेशन के साथ एक पॉइंट क्या है, अगर सेक्शन 26 यूजीसी एक्ट के तहत अगर ये आता है, जिस तरह से ये आ गया है रेगुलेशन, तो इसके हिसाब से ये इक्विवेलेंट टू द एक्ट हो जाएगा। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगला पॉइंट, पहला पॉइंट तो मैंने आपको ये बता दिया कि यूजीसी रेगुलेशन एक्ट में एक्ट क्या है, रेगुलेशन क्या है और गाइडलाइंस क्या है। तो ये रेगुलेशन है जो कि एक्ट का रूप ले लेगा और ले सकता है, जबकि गाइडलाइंस कभी भी एक्ट का मतलब मैंडेटरी नहीं है, वो चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन ये एक्ट है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। एक इतिहास से कुछ पॉइंट लेते हैं कि इतिहास में एक राजा हुआ करता था, सुल्तान हुआ करता था, जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। उसकी मंशाएं बहुत अच्छी थी, उसके विचार बड़े अच्छे थे, उसके नियम बड़े अच्छे थे, लेकिन उसके जो कार्यशैली थी, उसका जो डिसीजन लेने का तरीका था, वो बड़ा ही अटपटांग था, जो कि आम पब्लिक और धरातल से कभी भी तालमेल नहीं खाया। जैसे कि उसने दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी कर ली, कई लोग रास्ते में मर गए। जैसे उसने तांबे का सिक्का का प्रचलन कर दिया, जिसके कारण तांबे का संग्रहण बहुत ज्यादा चालू हो गया, फिर उसे बंद करना पड़ गया। वो कई तरह के हेवी टैक्स लगा दिया, जबकि सूखा पड़ा हुआ था, उसके बावजूद भी उसने टैक्स लगा दिया था। चाइना के साथ लड़ाई भी करने के लिए उसने पूरे सैन्य बल को तैयार कर दिया, लेकिन लड़ाई नहीं किया, तो जिससे कि उसके आर्थिक हानि भी हुई और मनोबल भी सैनिकों का गिरा। तो इस प्रकार से इतिहास में उसे उसके किए गए सारे डिसीजन को तुगलकी फरमान के रूप में जाना जाता है। हालांकि ये सभी लोग जानते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, मैं इसमें किसी की तरफ इंडिकेशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन किसी के डिसीजन इस तरह से ना हो जाए कि वो तुगलकी फरमान के रूप में जाना जाए, कि कोई नोटबंदी कर रहा है, कोई शहरों का नाम चेंज कर रहा है, कोई नियम चेंज कर रहा है, कोई टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है, किसी पे हमला करने की तैयारी कर रहा है लेकिन हमला नहीं कर रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि वो तुगलकी फरमान के तौर पर ये भी यूजीसी रेगुलेशन जो 2026 है उसके तहत में आ जाए, तो इसे उससे जोड़ा ना जाए। लेकिन मैं आपको कहानी बताना चाह रहा था। इसके तीसरे पॉइंट में अगर मैं आपको बताऊं, 2 पॉइंट तो हो गए, तीसरे पॉइंट के रूप में मैं आपको एक थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं कि अप्रैल से मई महीने, यानी अप्रैल मई 2026 में अनुमान है कि तमिलनाडु में इलेक्शन होने वाले हैं। अब अगर तमिलनाडु में इलेक्शन होंगे तो आप मुझे ये बताइए कि सबसे पहले हम एक आंकड़ा देखते हैं कि इलेक्शन में आंकड़ा क्या है। इलेक्शन में अगर मैं जाति जनगणना के आधार पर अगर आंकड़ा मैं आपको बताऊं, तो वहां पर ओबीसी की जो संख्या है वो 65 से 70% है। वहां जो एससी एसटी की संख्या टोटल जो संख्या है वो 20% एससी वालों की है और एसटी वालों का 1% है, और जनरल की जो संख्या है वो तकरीबन 15 से 20% का है। तो आप समझ सकते हैं कि ओबीसी 65 से 70%, ध्यान से इस पॉइंट को याद रखिएगा, 65 से 70% ओबीसी, एससी एसटी की संख्या कितनी हो गई 20% और 1%, एससी 20%, एसटी 1% और 15 से 20% का जनरल का है। ये हो गए मेरे तीसरे पॉइंट। अब आ जाते हैं हम अपने चौथे पॉइंट पर आ जाते हैं। जो मेरा चौथा पॉइंट है वो ये है कि जनरल किसे बोलते हैं और अदर कौन है। तो पहले ये समझते हैं कि जनरल कौन है। जनरल में ब्राह्मण, राजपूत और वैश्य आते हैं। इन तीनों जातियों के अलावा जितनी बाकी जातियां हैं वो सारे अदर्स में ले लेते हैं, जिसमें कि ओबीसी, एससी, एसटी इंक्लूड है। अब एससी एसटी एक्ट में मैं आपको एक चीज बताऊं कि एससी एसटी एक्ट में ओबीसी इंक्लूड नहीं था। इस बात को ध्यान रखिएगा, एससी एसटी एक्ट जो बना हुआ है उसमें ओबीसी नहीं है।
अब एक आंकड़ा और लेते हैं कि पूरे भारत के अंदर में जनरल की कैटेगरी कितनी है, ओबीसी की कैटेगरी कितनी है, एससी की कैटेगरी कितनी है और एसटी की कैटेगरी कितनी है। अगर मैं आपको आंकड़ा देने की कोशिश करूं तो जनरल जो पूरे भारत के अंदर में है वो तकरीबन है 15 से 20 सॉरी जनरल है 30% का, ओबीसी है 41%, 19% है एससी और एसटी जो है वो 8 से 9% है। यानी जो ओबीसी है वो है 41%, जो जनरल है वो है 30% और एससी एसटी का अगर दोनों मिला लिया जाए तब वो बनता है तकरीबन 27 से 30% के बीच में। अब आ जाते हैं ट्विस्ट, एससी एसटी एक्ट में 30 अगर 30% है और ओबीसी में 41% है, तमिलनाडु में 65 से 70% ओबीसी है। कनेक्शन मिलाइएगा, जो मैं बोलना चाह रहा हूं कनेक्शन मिलाइएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं, बदलाव क्या हुआ। अगर मैं बदलाव की बात करूं कि इस यूजीसी रेगुलेशन में बदलाव क्या हुआ, इसमें बदलाव क्या हुआ, जो 2012-13 के दरमियान में जो रेगुलेशन में मेंशन्ड था उसमें और अभी में क्या अंतर किया गया। जो सबसे पहला बदलाव किया गया वो ओबीसी को, जो कि पहले ओबीसी नहीं था, ओबीसी को इस एससी एसटी में यानी जनरल से अलग कर दिया गया, यानी कि एससी एसटी में ऐड कर दिया गया। पहला बदलाव 2012-13 में नहीं थी, ओबीसी को लाकर रख दिया गया एससी एसटी के साथ में, पहला बदलाव। दूसरा बदलाव इन्होंने क्या किया, दूसरा बदलाव किया कि किसी भी तरह के फॉल्स अगर केस अगर किसी ने किसी के ऊपर में अगर कर दिया, फॉल्स केस अगर किसी ने किसी के ऊपर में कर दिया तो उसके ऊपर में किसी भी तरह की एक्शन नहीं लिया जाएगा, जो कि 2012-13 में थी। इस बार रेगुलेशन जो 2026 के उसमें नहीं है। तीसरा जो बदलाव किया गया है वो किया गया है कि कमिटी बनाई गई है कि आप फास्ट ट्रैक के तौर पे 30 से 45 दिनों के अंदर में रिपोर्ट देंगे, क्योंकि जिसके अगेंस्ट में अगर हो रहा है, अगर मान लीजिए किसी भी नॉन जनरल के द्वारा यानी ओबीसी एससी एसटी के द्वारा किसी भी तरह का अगर कंप्लेन ऑनलाइन या ऑफलाइन के तहत किया जाता है तो उससे 30 से 45 दिनों में उसका कंप्लीट रिपोर्ट फाइल करना पड़ेगा, किसी यूजीसी वाले को देना पड़ेगा, जो कि उनके पास में साल में 2 बार मीटिंग बैठेगी, वहां पर उनके सामने में सबमिट करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं कि भाई ये रिपोर्ट जो कमेटी है, इस कमेटी में कौन है, तो कमेटी में उस इंस्टीट्यूशन के जो हेड होंगे वो होंगे। दूसरा, ओबीसी के तरफ से एक मेंबर होगा, एससी की तरफ से एक मेंबर होगा, एसटी की तरफ से एक मेंबर होगा, लेडीज की तरफ से एक मेंबर होगा और हैंडीकैप्ड की तरफ से एक मेंबर होगा। लेकिन जनरल की तरफ से कोई मेंबर नहीं होगा। आर्टिकल 14 समानता का अधिकार यहां पूरा उल्लंघन हो रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 14 पूरा का पूरा उल्लंघन किया जा रहा है यहां पर। अब अगला आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। इस तरह के बदलाव से, इस तरह का जो बदलाव किया जा रहा है, इससे सिर्फ एक जाति को टारगेट किया जा रहा है, सिर्फ एक जाति को टारगेट किया जा रहा है, जाति नहीं बल्कि एक ग्रुप को टारगेट किया जा रहा है। वो ग्रुप है जनरल ग्रुप, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। क्या समानता, संविधान में समानता का अधिकार में कहीं ये बोला गया है कि इसमें आपको किसी को डाउन करके किसी को उठाना है? नहीं। क्या एससी एसटी एक्ट में भी सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ये बोला है कि किसी के अगेंस्ट में केस अगर हो रहा है और गलत जिस तरह से केस पाए गए हैं मात्रा में ज्यादा, आपने कई ऐसे मामले देखे होंगे जिसमें कि गलत आरोप लगाए गए हैं बिना सबूत के, कई ऐसे मामले भी हैं कि जो गलत साबित भी हुए हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के कई बार टिप्पणियां भी आई हुई हैं कि ये गलत है और इस तरह की मानसिकता के साथ नहीं किया जाना चाहिए, इस तरह बहुत ध्यान से इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। तो अब मुझे ये बताएं कि क्या किसी एक वर्ग विशेष के अगेंस्ट में माहौल बनाना कहीं से भी संविधान के विपरीत है या संविधान के आधार पर है? ये सबसे बड़ा सवाल इसमें उठ रहा है। नेक्स्ट, अगर मैं आपसे अगर बोलूं कि बदलाव के तौर पे ओबीसी को ऐड कर दिया गया, फॉल्स केस को हटा दिया गया और कमिटी में जनरल को नहीं रखा गया, देन आर्टिकल 14 समानता का अधिकार नहीं मिला। आर्टिकल 15 जो कि जाति, तो जाति में ये कहां लिखा हुआ है आर्टिकल 15 में कि सिर्फ एससी एसटी की जाति के ही साथ भेदभाव को कंट्रोल करना है? क्या ब्राह्मण के साथ, राजपूत के साथ और बनिया जाति वैश्य जाति के साथ भेदभाव अगर कोई कर रहा है तो उसको कंट्रोल कोई करेगा या नहीं करेगा? तो क्या यहां पर आर्टिकल 15 का उल्लंघन है या नहीं है?
आर्टिकल अगर 21 की अगर बात करें जो कि दिशा निर्देश के से रिलेटेड है, अगर उसके आधार पर अगर देखें आप 21 जो कि एक तरीके से जो न्यायपूर्ण प्रक्रिया है, अगर न्यायपूर्ण प्रक्रिया के तौर पर देखें तो जनरल कैटेगरी को उस कमेटी में नहीं रखना, क्या वो न्यायपूर्ण प्रक्रिया का एक पार्ट है? आपने एक स्क्वाड की व्यवस्था कर दी कि कॉलेज में या उस इंस्टीट्यूशन के पास एक स्क्वाड टीम रखा जाएगा और उस स्क्वाड टीम का जो काम होगा वो क्या काम होगा, वो ये देखेगा कि किसी के साथ भेदभाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो मतलब नन जनरल के साथ भेदभाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो क्या जनरल के साथ भेदभाव नहीं हो सकता है? क्या किसी एक को आप बिना सबूत के, मतलब बोलते हैं ना कि कल्प्रिट को, दोषी को आप सजा दो, लेकिन बिना दोषी के ही आप किसी एक जाति को और एक समुदाय को आपने दोषी ही करार दे दिया और उसके अगेंस्ट में आपने एक बैरियर खड़ा कर दिया, क्या यह कहीं से भी उचित है? आपने एक स्क्वाड बना दिया, किसके लिए? कि भैया SC ST या नन जनरल वालों के साथ या ओबीसी वालों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, जबकि आपको क्या करना चाहिए था, एक नॉर्मल बनाना चाहिए था कि किसी के साथ नहीं होना चाहिए था, समानता होना चाहिए था, लेकिन आपने क्या किया, डिस्क्रिमिनेशन कर दिया, यहां बांट दिया आपने। नेक्स्ट अगर हम लोग अपने पॉइंट की बात करें, एक छोटा सा सवाल इसमें उठ के आ रहा है कि क्या इसमें इस रेगुलेशन के तहत मितव्ययिता यानी गलत इसका उपयोग होने की संभावनाएं बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी? क्योंकि कभी भी किसी भी तरह के कानून में, किसी भी तरह के गाइडलाइंस में या किसी भी तरह के रेगुलेशंस के अंदर में हमेशा एक चीज देखा जाता है, सेफ गार्ड, कि कहीं इसका दुरुपयोग ना हो और इसका सेफ गार्ड क्या है। तो इस रेगुलेशन का सेफ गार्ड क्या है, इसका जवाब दिया जाए। जनरल के बच्चों को सेफ गार्ड कहां मिल रहा है, इसका जवाब दिया जाए। अब दूसरा इस पर एक सवाल यह भी है कि अगर मान लीजिए एक जनरल की लड़की है, उस लड़की को किसी नन जनरल वाले ने प्रपोज किया और अगर उस लड़की ने मना कर दिया और उस नन जनरल वाले ने अगर उस पर केस कर दिया SC ST एक्ट के तहत में, तो क्या ये सही है, क्या ये उचित है? अब आप ये बताइए कि इसका मिसयूज हो सकता है कि नहीं हो सकता है, उस लड़की का कैरियर आप खत्म करेंगे कि नहीं करेंगे? बहुत सोचनीय है, क्योंकि सेफ गार्ड नहीं है इस रेगुलेशन के अंदर में, कोई सेफ गार्ड नहीं है इसमें। FIR की तो संभावना नहीं है, ये तो ठीक है कि इसमें रेगुलेशन में FIR नहीं है, लेकिन इस रेगुलेशन में टर्मिनेशन के तो हैं। आपने जिस प्रकार से अगर कोई इंस्टीट्यूशन इस पर एक्शन नहीं लेता है तो आपने क्या कर दिया, यूजीसी वाले उसके जो दान है यानी जो डोनेशन है वो बंद कर देंगे। यूजीसी वाले क्या करेंगे, उसके जो लाइसेंस है वो बंद कर देंगे। यूजीसी वाले क्या करेंगे, जो डिग्री वो देता है वो बंद कर देंगे। आप बताइए, आप किसी के ऊपर में चाबुक लेके बैठे हैं और बोलेंगे कि आप एक ग्रुप के लिए, एक सेक्शन ऑफ पीपल के लिए आप डिसीजन लीजिए, नहीं तो मैं आपकी जो सारी सुविधाएं हैं वो बंद कर दूंगा। तो आप मुझे ये बताएं कि जनरल के साथ नाइंसाफी हुई कि नहीं हुई है? हालांकि इस एक्ट में जो सुधार करना चाहिए था, सरकार की मंशा, मैंने जो मोहम्मद बिन तुगलक की जो बातें आपसे की है, मंशा सही है, लेकिन जो तरीका था वो गलत है। मंशा क्या था, 12-13 के बाद कई तरह के कंप्लेंट आ रहे थे कि अभी भी इसमें कई तरह के कंप्लेंट नहीं दर्ज कराए जा रहे हैं कि किसी भी प्रभाव से। तो यहां आपको इसमें ओबीसी को ऐड करने की जरूरत नहीं थी, यहां आपको कमेटी में जनरल को डालने की जरूरत थी। यहां पर आपको जो फॉल्स केस वाला मैटर है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट है फॉल्स वाला, इस पॉइंट को हटाना ही नहीं चाहिए था। इसी को हटाकर आपने सबसे बड़ा गलत काम किया है। तो ओवरऑल अगर मैं इस पूरे प्रकरण को अगर देखता हूं ना, तो ये एक इलेक्शन से रिलेटेड मामला मुझे लग रहा है। तमिलनाडु का इलेक्शन है और बीजेपी और केंद्र शासित केंद्र की जो सरकार है उनका तो शुरू से आदत है, बिहार की जनता को जिस प्रकार से 10,000 रुपए मिले और इलेक्शन खत्म होने के बाद और रिजल्ट के बाद 10,000 रुपए वापस भी मांगे गए हैं और आगे का जो 2 लाख रुपए का देना था वो भी बंद हो गया। दिल्ली की जनता के साथ भी जिस तरह से वादा खिलाफी की गई है ये सबके नजर में है। तो जो अभी केंद्र सरकार में लोग सत्तारूढ़ पार्टी हैं, उनका तो ये तरीका है कि वो किसी भी तरह से फूट डालो और शासन करो के सिस्टम पे काम कर रहे हैं। अगर फूट डालो और शासन करो का अगर सिस्टम है तो उनका सिंपल सा एक मंशा, एक सिंगल टारगेट है,
ओबीसी, जिसके तहत वो तमिलनाडु की इलेक्शन में अब जाना चाह रहे हैं, और उस तमिलनाडु के इलेक्शन के बाद मैं 99.99% बोल के चल रहा हूं, एक तो ये असंवैधानिक तो है ही, साथ ही साथ केंद्र सरकार खुद ही इस रेगुलेशन को वापस लेगी या इसमें संशोधन करेगी। रीजन बीइंग क्योंकि इस बीच में इनका इलेक्शन निकल जाएगा। अगर इनको लाना ही था तो ये पहले क्यों नहीं लेकर आए? आप ये पहले ही क्यों नहीं लेकर आए बिहार के इलेक्शन के टाइम में, ये तमिलनाडु के इलेक्शन के टाइम में, और इस बीच में 2 महीने का टाइम दिया गया, जो कुछ सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के द्वारा जो पिटीशन फाइल किया गया है उसमें 2 महीने का टाइम लिया गया है। आप ये खुद सोचिए कि 2 महीने का टाइम अगर लिया गया है तो मुझे ये बताएं कि जब अप्रैल मई में इलेक्शन ही है और इस 2 महीने के अंदर में जब इलेक्शन हो नहीं है, मतलब 2 महीने के बाद इलेक्शन होने, पहले डेट में तो डिसीजन होना नहीं है, पहले डेट में तो सामने वाले को समन किया जाएगा। तो आप ये खुद सोच के देखिए कि ये पूरा का पूरा जो समीकरण है समय के साथ, जाति के जो तालमेल है इसके साथ में, तो ये खिलवाड़ कर रहे हैं। सारा मोटिव इनका सिर्फ कुर्सी है और आपस में सबको वो लड़वा के मरेंगे, मतलब सबको लड़ना है। पहले हिंदू मुस्लिम किया, अब ये जातिवाद करेंगे, क्योंकि इनका सिर्फ एक सिंगल टारगेट है, कुर्सी और कुछ नहीं। सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और मैं यूजीसी रेगुलेशन 2026 का पूरा विरोध करता हूं और ये असंवैधानिक है और इसका मतलब बाईबैक होना चाहिए, इसको वापस लिया जाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों।